हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेक्चर 13 आज स्टार्ट होगा। लेक्चर 12 में हम लोगों ने चेंज ऑफ फ्रेम पढ़ा था, अगर नहीं देखा तो देख लेना जाकर। देखो, न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ में जितना हम लोगों ने जाना, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों ने नई सुनी हो। वैसे न्यूटन थर्ड लॉ भी आप लोग अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में जैसे कि 10th में या 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़े कुछ और उसमें डिटेल में चीज़ें जानेंगे। तो पहले लॉ समझ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद कुछ डिटेल्स में जाएंगे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ इतना ज़्यादा कॉमन है, मतलब उसका जो स्टेटमेंट है कि वो आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ जो है उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। जैसे आप हमेशा बोलते होगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, यही यहाँ पर है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ। लेकिन यहाँ पर ये लॉ बनाया गया फोर्स के लिए, ना कि किसी डेली लाइफ में कि किसी से गुस्सा आ गया या कुछ कर दिया तो ये कहा कि मैंने एक्शन कर दिया अब उसका रिएक्शन मिलेगा। यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ फोर्स से मतलब है। ठीक है, तो क्या कहता है ये लॉ, पहले तो यही देख लें। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन, ये गलती से एंड लिख गया, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर मैं इस बोर्ड को पुश करूंगा अपने हैंड से, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, मान लेते हैं ये एक्शन है, ठीक है, ये बोर्ड मेरे हाथ पर उतनी ही फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट, क्योंकि एक फोर्स मैं लगा रहा हूं, एक फोर्स ये बोर्ड लगाएगा मेरे हाथ पर। तो एक एक्शन और एक इस एक्शन का रिएक्शन। इसका डेली लाइफ में एक एग्जांपल और देता हूं। आप लोग कभी देखा, खेलते ही होंगे क्रिकेट या बॉल जो भी खेलते हो, उस बॉल को किसी दीवार पे या वॉल पे मारो तो क्या होता है, वो वहां से टकरा के वापस आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक फोर्स बॉल ने वॉल पे लगाई, इसको आप एक्शन बोल सकते हो, और एक फोर्स वॉल ने बॉल पे लगाई, जिसको आप रिएक्शन बोल सकते हो। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ये बंदा ही है, आप लोगों ने बोट जो होती है उसका क्या, जो आप देखते नहीं हो कि बोट है उसमें इंजन लगा हुआ, या लोग पैडल से उसको आगे करते हैं, पैडल या जिसको चाकू बोलते हो, उससे धक्का देते हैं पानी को और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बंदा देखो एक छोटी सी बकेट टाइप की बोट में है, ये अपने पैडल से क्या कर रहा है, वाटर को पुश कर रहा है पीछे की तरफ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जब ये वाटर को पीछे की तरफ पुश करेगा तो वाटर इसको आगे की तरफ उतने ही फोर्स से पुश करेगा और ये आगे बढ़ जाएगा। यही न्यूटन का थर्ड लॉ। यही आप स्विमिंग में भी देखते हो। स्विमिंग में आप क्या करते हो, पानी को पीछे की तरफ पुश करते हो तो पानी आपको क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है। आप करते हो पीछे की तरफ एक्शन देते हो तो उसका रिएक्शन क्या होता है, आप आगे बढ़ जाते हो। यहाँ पर देखो ये दो बंदे हैं, एक दूसरे को धक्का देना चाह रहे हैं, लेकिन ये न्यूटन का थर्ड लॉ शायद नहीं जानते। ये क्या है, ये बंदा इस पर फोर्स लगा रहा है, ये बंदा इस पर फोर्स लगा रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब मैं एक्शन कर रहा हूँ लेकिन मेरे ऊपर सेम रिएक्शन मेरे ऊपर भी पड़ रहा है, इसलिए वहीं के वहीं है। अब इसमें से कोई एक ज़्यादा फोर्स लगाएगा तभी ये उधर डिसबैलेंस होगा। खैर वो सब हम लोग बाद में समझेंगे, अभी इतना समझ लो। तो न्यूटन थर्ड लॉ आप समझ गए हो, बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ, कोई ऐसा कठिन यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स अभी नहीं समझ रहे। इसको देख लो एक बार, नोट्स आपको सबको मिल जाएंगे लास्ट में, ये मैं कहता रहता हूँ हर बार, इसकी चिंता मत करो, लेकिन शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से ज़रूर बना लेना, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो ना तो किसी दूसरे के नोट्स या बुक्स नहीं आते हैं काम, आपके खुद के बनाए शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। यह हमेशा से देखा गया है। आपको मैं कितने भी अच्छे नोट्स बना के दे दूँ, लेकिन जो आप अपने आप बनाओगे वही आप एंड में यूज़ करोगे किसी एग्ज़ाम में या जिसमें भी आप अपेयर करने वाले हो एग्ज़ाम। अब देखो यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो न्यूटन थर्ड लॉ कितना जनरल स्टेटमेंट लगता है, ठीक है। वो जनरल इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? वो है इतना कॉमन स्टेटमेंट, लेकिन इसका एप्लीकेशन देखो, इतनी सिंपल चीज़ का एप्लीकेशन कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों में होता है। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट जो ऊपर जाता है वो किस वजह से जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ के प्रिंसिपल की वजह से। क्या है यहाँ पर, ये जो जलती हुई गैसेस नीचे आती दिख रही हैं, फ्लेम्स नीचे दिख रही हैं, रॉकेट्स में हजारों केजी जो फ्यूल है वो जलता है पर सेकेंड, और वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रॉकेट एक फोर्स लगा रहा है फ्यूल के ऊपर, ऐसे समझ लेते हैं जनरल भाषा में, लेकिन फ्यूल क्या करता है, जल के वही फोर्स का रिएक्शन रॉकेट को देता है और वो ऊपर बढ़ जाता है। तो ये हो गया एक्शन, ये नीचे की तरफ ये जो गैसेस आ रही है ये हो गया एक्शन, और अल्टीमेटली ये गैसेस क्या कर रही है, रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। बात समझे? तो ये हो गया एक्शन, ये हो गया उसका रिएक्शन। देखो रॉकेट प्रोपल्शन में क्या यूज़ हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। और रॉकेट प्रोपल्शन का एक हम लोग अलग से वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स लगी हुई है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसको देख लो एक बार, इसमें देखना है क्या है तो समझ गया होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ समझ चुके हैं,
उसमें कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं। अब कुछ डिटेल्स पर बात करते हैं जो हम अक्सर गलती कर देते हैं जब हम न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं। पहले तो न्यूटन थर्ड लॉ को एक तरीके से और समझाया जा सकता है, कैसे, ये यहाँ पर लिखिए, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फोर्स कभी अकेले नहीं रहती, उसके साथ एक दूसरी फोर्स भी जुड़ी होती है जो कि इक्वल और अपोजिट होती है। यही न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। अगर मैं चाहूँ कि ये हैंड जो है मेरा, जैसे ये आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, ये राइट हैंड मेरा जो है फोर्स लगाए, तो अगर मैं हवा में इधर उधर करूँगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि लग भी रही है कि फोर्स की नहीं लग रही। अगर मैं दूसरा हाथ ऐसे लेके आता हूँ तभी मुझे पता चलेगा कि फोर्स लग रही है या नहीं। बात समझ में आ रही? तो ये अगर एक्शन दे रहा है इस पर, तो इसका रिएक्शन इस पर आ रहा है, तो एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। फोर्स हमेशा पेयर्स में होती है, अकेले नहीं रहेंगे। यही यहाँ पर ये कह रहा है। और क्या लिखा हुआ है? फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाई बी इज इक्वल टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाई ए। ये न्यूटन थर्ड लॉ ही लिखा हुआ है। मान लेते हैं दो बॉडीज हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ए और ये कांटेक्ट में है किसके? बी के। कांटेक्ट में होना ना होना जरूरी नहीं, वो अभी बाद में समझेंगे। अगर मैं मान लूँ कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, मान लो ए ही है जो बी पर फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है? यहाँ पर। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ए का अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे बनेगा, और बी का बनाऊँ तो इस तरीके से बनेगा। ए पर जो फोर्स लग रही है उसको मैं दिखाता हूँ एफ ए बी, और बी पर जो फोर्स लग रही है उसे मैं दिखाता हूँ एफ बी ए। अब कहोगे सर ये क्या है? अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो मान लेते हैं ए ने बी पर एक फोर्स लगाई एफ बी ए। बी का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाई ए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए। बी के ऊपर ए के द्वारा लगाया हुआ फोर्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहती है कि जब ए बी पर फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितनी है? एफ ए बी। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एफ ए बी जो होगा वो एफ बी ए के इक्वल होगा। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है। और एक चीज़ बताती है कि ये अपोजिट होगा, इसलिए मैं यहाँ माइनस साइन लगा दे रहा हूँ। भाई देखो ये फोर्स इधर की तरफ है, ये फोर्स इधर की तरफ, यही ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ स्टेटमेंट में, तो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है आपका फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी। तो जो पहला लेटर है वो है जिस पर फोर्स लग रहा है, और दूसरा वाला क्या है? जो फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पर क्या है? फोर्स आरएचएस में एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए। ठीक, ये समझ गए? इसको देख लो, एक बार लिख लो। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, बस न्यूटन थर्ड लॉ को थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकली एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है। अब जो मैं बता रहा था कि हम लोग किसी भी लॉ को समझने के बाद ये ज़रूरी है कि आप उसके एप्लीकेशन को समझ जाएं। ऐसा ना हो कि बस आप स्टेटमेंट समझ गए, अरे वाह स्टेटमेंट आ गया, अब हम अप्लाई नहीं करना जानते हैं। अब क्वेश्चन आ गया तो हमने जितना दिमाग में आया बस कर दिया, ये पता ही नहीं है कि सर पैर कुछ पता नहीं है, बस लॉ अप्लाई करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर वही कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग थर्ड लॉ। ये वो पॉइंट है बच्चों जो दिमाग में रखना। हर एक लॉ के बाद या कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद मैं ऐसे कुछ पॉइंट बताता हूँ, इनको आप ज़रूर लिख लेना, ये भूलना मत, क्योंकि ये याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल या जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो गलत नहीं होंगे। पहला क्या पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर? ये सब इंपॉर्टेंट अप टू इन्फिनिटी है ये पॉइंट। ठीक है। The terms action and reaction doesn't mean that action comes before reaction. There is no cause and effect relation implied in the third law. Both act at the same instant. कहने का मतलब क्या है? ये समझ भी गए होंगे। जैसे डेली लाइफ में जब हम एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो एक इंट्यूशन बेसिस पे आता है वो यही आता है कि भाई एक्शन पहले होगा, रिएक्शन बाद में होगा। ठीक है, लेकिन वो डेली लाइफ एग्जाम्पल है। यहाँ न्यूटन लॉ की जब बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक्शन रिएक्शन एक ही टाइम पर एक ही इंस्टेंट पे आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि पहले एक्शन आएगा और फिर वो रिएक्शन को जन्म देगा। तो कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है कि एक कारण की वजह से उसका एक प्रतिक्रिया दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों एक टाइम पर आते हैं। आप दोनों को ही कभी किसी को एक्शन बोल सकते हो, किसी को रिएक्शन बोल सकते हो। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर मैं जैसे ही फोर्स स्टार्ट करूंगा अप्लाई करना,
उसी सेम इंस्टेंट पे मेरे ऊपर रिएक्शन भी लगने लगेगा। बात समझ में आ रही? यही ये पॉइंट कह रहा है। अब आप ऐसे ही समझ लो, यहाँ पर जैसे ही बॉल कांटेक्ट में या ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और एक दूसरे पर फोर्स लगाने स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक फोर्स पहले आ जाए दूसरी बाद में आए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहती है कि एक फोर्स डेवलप हो जाएगी तो वो क्या करा देगी, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन करा देगी। अगर मैं ऐसे ही देख लूँ यहाँ पर तो ये तो रेस्ट में आपको दिख रहा है। खैर रेस्ट और मोशन की यहाँ पर अभी बात नहीं करेंगे, दो ऑब्जेक्ट ही बात करें। तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम किसी बॉडी पर जब फोर्सेस की बात करते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जो दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसमें कंफ्यूज ना हो। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम FBD ड्रॉ करते हैं तो उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम कंसीडर करते हैं, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट पर लगने वाले। बात समझ रहे हो? उसके द्वारा जिस पर लगाए जा रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, जितने इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं हमको उनसे सिर्फ मतलब होता है। ये पॉइंट क्यों बताया वो अभी समझ में आ जाएगा। इसको एक बार लिख लो, इसको जरूर लिख लो, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन, ये मैं कई बार गलती करते देखा हूं बच्चों को कि वो क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्शन और रिएक्शन दोनों अप्लाई करके दिखा देते हैं और फिर वहां पर क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या लिखा है पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, not on the same body, not on the same body. Thus, if we are considering only one body A or B, only one of the two forces is relevant. It is an error to add up the two forces and claim that net force is zero. अब ये इतनी ज़्यादा जो यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है उसका आसान भाषा में मैं बताता हूँ क्या है। ये कह रहा है कि मान लो जैसे अभी हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट देखे थे A और B, ये देखा था नहीं, A और B, ये कांटेक्ट में थे। क्यों? ये ए था, ये बी था। और जैसे ही मैंने ए या बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते हैं कि सर इस पर ए पर जो फोर्स लग रही है वो है FAB, और जो ए फोर्स लगा रहा है वो मान लेते हैं वो कितनी थी, FBA। डायरेक्शन पे जाओ, यहाँ पर डायरेक्शन से मतलब है, ये FBA उस डायरेक्शन पे थी, FAB इस डायरेक्शन पे थी, तो दोनों ही एक पर लगा देते हैं और दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो कैंसिल होके कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ये बच्चों गलत है, ये पूरी तरीके से गलत कॉन्सेप्ट है। क्या बोला जा रहा है कि एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही पर दोनों लगा के दिखा दो। भाई एक ही पर कैसे दिखा दो? एक ही पर दिखाने का मतलब है कि कुछ कोई मतलब ही नहीं है, ये तो नॉनसेंस बात है ना। तो यहाँ पर भी वही है, ए को जब दिखाओगे तो ए को सही दिखाने का क्या तरीका है कि जो ए पर फोर्स लग रही उसको दिखाओ। ए पर कौन सी फोर्स लग रही थी, FAB। बात समझे कि नहीं? और बी पर कौन सी फोर्स लग रही थी, बी पर फोर्स लग रही थी FBA। बात समझे? जो जिस बॉडी पर फोर्स लग रही है उसको दिखाओ, ये मत दिखाओ कि उसका एक्शन दूसरे पर क्या है। वो जब दूसरी बॉडी दिखाएंगे तो उसका दिखा देंगे। बात समझे? और ये पॉइंट क्या कह रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर कोलिनियर। वो तो हमें दिख ही रहा है कि भाई जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है अगर मैं इनका अलग अलग बनाता हूँ तो क्या दिखता है हमको, इस तरीके से फोर्सेस दिखती हैं, वो एक ही लाइन में होती हैं, FAB और FBA। तो कोलिनियर तो होती हैं, कोलिनियर होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। ये पॉइंट भी लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट पर, एक ही बॉडी पर वो दोनों फोर्सेस दिखा देंगे, एक्शन और रिएक्शन। मतलब ही क्या रह गया भाई, एक्शन वो फोर्स है जो तुमने लगाई है, रिएक्शन वो है जो तुम्हारे ऊपर लग रही। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो मैंने पहले अभी इससे पहले वाले पॉइंट में क्यों याद दिलाया था कि जितनी फोर्सेस लग रही होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो दिखाई जाती है, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ना कि एक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। बात समझे? इसको देख लो एक बार। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये सब, और इनको लिख ज़रूर लो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम देकर इन पॉइंट्स को लिख लो। नोट्स में मिलेंगे जब तब मिल जाएंगे, अभी लिख लो फिलहाल तुम। ठीक है, एक ये देखो और पॉइंट आया, ये उसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है जो अभी मैंने बताया कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे या बॉडीज पे लगता है, ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी पे दिखा दो। तो यहाँ क्या कह रहा है, इंटरनल फोर्सेस इन अ बॉडी और a system of particles cancel away in pairs.
एक दूसरे के साथ मिलकर कैंसिल कर सकता है अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो। अब ये लाइन पढ़ के हो सकता है आपके कुछ पढ़ लेना पड़ा, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, समझना। मैंने क्या बताया कि भैया अगर एक बॉडी है, मान लो दो बॉडीज़ की बात हो रही है, दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन की बात हो रही, तो जब मैं एक को ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, इस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाऊंगा। अगर मैं दोनों को एक साथ ड्रॉ करूं तो इनमें जो बाहर से बच्चों फोर्सेस लग रहे हैं वो तो तुम दिखाओगे, उसमें कोई भाई डाउट नहीं है कि वो तो दिखाने पड़ेंगे, कोई डाउट नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्शन रिएक्शन दिखाने की कोशिश करूँ दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, मतलब यहाँ एक बॉडी की बात नहीं कर रही, यहाँ दोनों की बात कर, तो होगा क्या बच्चों कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर ये एक फोर्स होगी, एक ये फोर्स होगी, ये दोनों आपस में कांटेक्ट जब मिलाओगे तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगी। यही यहाँ पर लिखा है कि जब आप सिस्टम ऑफ बॉडीज को दिखाएं तो आपको वो एक्शन रिएक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपस में मिलके क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है। देखो फिर वही बात है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट या बॉडी की बात नहीं हो रही, यहाँ सिस्टम ऑफ बॉडीज की बात हो रही है। तो ये दोनों फोर्सेस तब क्या हो जाएंगी, इस पूरे सिस्टम के, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ, सिस्टम यानी एक सिस्टम हमारा यहाँ पर दो बॉडी से बन के बना हुआ है, तो अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ या एक सिंगल बॉडी मान लूँ तो ये दोनों फोर्सेस तो इसकी इंटरनल पार्ट है ना, इसके अंदर आते हैं। तो जो भी फोर्सेस किसी सिस्टम के अंदर है, इंटरनल फोर्सेस, वो पेयर में होती हैं और वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। यहाँ पर यही बात हो रही। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूँ तो जो पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था तब तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन दोनों को एक साथ ले लूँगा, एक सिस्टम मान लूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे मैं एक और आपको बताता हूँ, मान लो मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही। अब ये ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इनमें, ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे, कह दोगे सर बिल्कुल होंगे। और इन पार्टिकल के बीच में अगर हम थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाए तो क्या उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता, कह दोगे सर बिल्कुल होता है। तो कह दो सर हम जब फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो उसको क्यों नहीं दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो बच्चों फिर वही बात आ गई, वो इंटरनल फोर्सेस है, वो पेयर में एक्ट होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। मान लो किन्हीं दो पार्टिकल को ले लो, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए जितनी बाहर से फोर्सेस लग रही हैं हम सिर्फ उनको कंसीडर करेंगे। बात समझ गए कि नहीं, यही इस पॉइंट का मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख जरूर लेना। और एक क्या पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इन मोशन एज वेल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में है तभी थर्ड लॉ अप्लीकेबल है, एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन तब भी देखने को मिलता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, बॉडीज मोशन में हो, ठीक। बस क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, वरना आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। ये सब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर में, चैप्टर तो एक ही चल रहा है, ठीक है, इसको देख लो एक बार। देखा कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं ये सब, ये हम लोग मिस कर देते हैं क्योंकि हमें बस एक्शन रिएक्शन दिख गया, हो गया न्यूटन थर्ड लॉ। ऐसा नहीं करना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह दोगे सर हर पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट बोल, बच्चों ये है इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहां पर लिखे। क्या कह रहा है, एक्शन इज एंड रिएक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे हम लोगों ने जब फोर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो दो टाइप की फोर्सेस पढ़ी थी, कह दोगे सर बहुत टाइप की पढ़ी थी। एक क्लासिफिकेशन था कांटेक्ट के टाइप पर, एक होती फील्ड फोर्सेस जिसमें आपको कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ग्रेविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के बीच में लगती है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि सेम टाइप के चार्ज हो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, रेपल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये सब पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा सा इंट्रो जाना था, ठीक। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि इन टाइप की फोर्सेस में भी न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, बस वो लिमिटेड सेंस में। ये जो मैंने बात कही है बच्चों, आप 11th 12th में हो तो इस पर ज़्यादा गौर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि 100% एक्यूरेटली अप्लाई नहीं होती है वहाँ पर। मैं आपको फिर बता दूँ, 100% न्यूटन्स थर्ड लॉ फील्ड फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होती, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। अभी छोड़ दो इस पॉइंट को, अभी भूल जाओ। जब हम लोग 12th तक की फिजिक्स पढ़ लेंगे तब एडवांस लेवल में समझेंगे कि होता क्या है कि ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर नहीं देते। अभी बस इतना समझ लेते हैं। कह दोगे सर कैसे होता है, कि मान ली अर्थ है बच्चों, मान क्या लो अर्थ है ये, ठीक, ये अर्थ है, ठीक है, तुम यहाँ कहीं हवा में हो मान लेते हैं,
तो अर्थ क्या है भाई, ग्रेविटी क्या कहती है कि अर्थ इस तुमको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि ये तो एक्शन हो गया, इसका रिएक्शन क्या होगा कि तुम भी अर्थ को अपनी तरफ खींचोगे उतनी ही फोर्स से, जितनी फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है उतनी ही फोर्स से आप भी अर्थ को खींचोगे। तो कह दोगे सर ऐसा तो होता नहीं, अर्थ को तो हम खींच नहीं पाते अपनी तरफ। देखो यही बच्चों बात है, अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उसका मोशन आपको नहीं, मतलब वो नेग्लेजिबल है, जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। आपका मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए आप एक्सेलरेट हो जाते हो अर्थ की तरफ, लेकिन फोर्सेस दोनों साइड से लगती हैं। उसी तरह चार्जेस में भी होता है, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पास में लाएंगे तो क्या होंगे, रेपेल होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर भी एक फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, और ये क्या होंगे, रेपेल हो जाएंगे। अगर इस सेम अलग अलग चार्जेस होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचता और वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता। तो ये कहने की बात है कि ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, इन सब पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है, लेकिन एक लिमिट तक। फिर मैं बता रहा हूँ, एक लिमिटेड सेंस में, इस लेवल पे 11th 12th में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा इसमें कुछ एरर आती है, वो एरर क्यों होती है वो सब हम नहीं समझेंगे, वो थर्ड पार्टिकल इंटरेक्शंस होते हैं, वो सब बाद में समझा जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी देख लो एक बार, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। समझ गए। अब ये एक नया टॉपिक है, चलो कुछ और भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 1 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ समझ गए होगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, बेकार में इसको जो है क्या बोलते हैं हम लोगों ने भोकाल बना दिया कि अरे ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कुछ नहीं है इसमें। चलो उससे पहले एक बात ये करते हैं, देखो तुम लोग खूब मेहनत भी कर रहे होगे, कुछ तुम्हारे साथ आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक का ज़माना है तो उस पर रील्स भी आते होंगे। कोई कहता है कि मैं नदी में तैरते हुए पढ़ता हूँ, कोई कहता होगा मैं उल्टा खड़े होकर पढ़ता था, कोई कहता होगा कि मैं पेड़ के नीचे लाइट लगा के दिए जला के पढ़ता था। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम दूसरों की स्ट्रगल देख के जो है मोटिवेट हो रहे हो। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, ये स्ट्रगल को इतना ग्लोरीफाई क्यों करा जा रहा है। देखो सीधी बात है, अभी बात ध्यान से समझना, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुमसे किसने कहा है, तुम पड़े रहो जिस हालात में हो। तुम कोई एहसान कर रहे हो क्या, कर तो अपने ही लिए रहे हो, अपने परिवार के लिए रहे हो। तुमने कोई एहसान कर दिया क्या किसी पर कि अब स्ट्रगल कर ली, मेहनत कर ली, अरे मैं तो नदी में तैरते हुए पढ़ता था। ये क्या है ये सब नाटक। तुम पढ़ाई करो चुपचाप, बेकार में अपनी स्ट्रगल को ग्लोरीफाई मत करो। देखो मैं पहले भी कह रहा था, अगर तुम्हारा काम पढ़ाई करना है और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ रही, या मान लो तुमको जॉब करके पढ़ाई करनी पड़ रही, या इस टाइम पर बहुत से बेचारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ काम भी करने पड़ते होंगे, तब जाके वो टाइम निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए। इसको अपने ऊपर दया मत खाना, ठीक है। ये कोई स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल तो तब थी कि तुमको पढ़ाई करने का मौका तब मिलेगा जब तुम जिंदा बचोगे। जैसे आज़ादी के पहले की बात कर लो, तुम्हारे सर पे बंदूक रखी जा रही है, ठीक है, तुमको पता नहीं है कि कब तुम्हारे सर पे बॉम्ब गिर जाएगा। जैसे देखो चल रहा है ना इजराइल गाजा और ये सब, तो देख ही रहोगे न्यूज़ में। तो स्ट्रगल वहाँ के बच्चों को करनी पड़ रही है, तुमको तो बस क्या है बैठ के पढ़ना है, तो पढ़ाई करते रहो, बेकार पे अपने आप में दया मत खाया करो। चलो बहुत बातें होगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे कि नाम ही है, मोमेंटम हम लोग जानते ही क्या होता है। कुछ लोग ज्ञानी लोग आके कहेंगे मास इनटू वेलोसिटी, अगर नहीं जानते हो तो वो वाला लेक्चर देख लेना, मोमेंटम बहुत डिटेल में समझा। मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, जिसको हम लोग मेजर करते हैं मास इनटू वेलोसिटी से, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, ध्यान से समझना। ये न्यूटन थर्ड लॉ का एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ अगर हेड है तो ये टेल है, बस ऐसे ही समझ लो। दोनों ही एक ही बात के 2 पहलू हैं, ये न्यूटन थर्ड लॉ ही है, एक तरीके से देखा जाए दोनों ही सेम स्टेटमेंट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कह दोगे ये क्या बता रहे हो, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ इससे डिराइव करा जा सकता है, ये मैं भी बाद में समझाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। कह दोगे सर ये क्या भयानक से इंग्लिश लिख दी है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ बॉडीज़ है, मान लो एक से ज़्यादा 2 या 3 बॉडीज़ हैं, या एक ही बॉडी उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, अगर उनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, F = 0 है,
तो उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा। कहते हो कि सर इसमें क्या नई बात बता दी, ये तो सेकंड लॉ में भी आपने बताया था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जो पहले मोमेंटम था सिस्टम का वही बाद में मोमेंटम रहेगा। कहते हो कि सर इसको समझाओ थोड़ा सा। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसी के बेसिस पे हम रॉकेट प्रोपल्शन की पूरी एनालिसिस करेंगे आने वाले लेक्चर में, तब मज़ा आएगा। इसका एक डेली लाइफ में एग्जांपल समझते हैं। एक बुलेट गन सिस्टम है जिसको रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे देखा तो होगा ही, खैर अब तुम लोगों से क्या बोलूँ, मिर्ज़ापुर तो देखे ही होगे तुम सब लोग, इतने तो अभी वो सब रेटिंग वेटिंग से तुमको मतलब रहता नहीं है, चलो वो सब छोड़ो। तुम लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी कोई बंदा गन फायर करता है तो क्या होता है, ऐसे बंदूक आगे, गोली आगे गई, ठीक है, बुलेट आगे गई, गन पीछे गई, ऐसे होता है ना। ये ऐसे तुमने गन फायर करी तो पीछे झटका लगा, हाथ पे एक झटका लगा पीछे की तरफ। तो देखो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कि भाई बुलेट पर गन ने एक फोर्स लगाई आगे की तरफ, तो बुलेट ने गन पर एक फोर्स लगाई पीछे की तरफ। ये था एक्शन, तो उसका रिएक्शन हमारे हाथ पे आ गया। इसको रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। अब क्या होता है, जो तुम लोगों ने मूवीज़ में नहीं देखा होगा, जिसको बोलते हैं देसी कट्टे हैं, वो क्यों खतरनाक बोले जाते हैं, उनकी कोई डिज़ाइन विज़ाइन तो होती नहीं है, वो तो घर के सामान से बना लिए जाते हैं। तो उसमें ये सब डिज़ाइनिंग नहीं होती कि स्प्रिंग होनी चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए, उसको हाथ पे चोट नहीं लगनी चाहिए। तो वो कभी कभी क्या होता है, हाथ बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाते हैं। समझ में आ रही है बात, ये सब छोड़ो, यहाँ पर आर्मरी हम लोग नहीं पढ़ रहे। क्या है, देखो एक ये बढ़िया सा मस्त फोटो लगा हुआ है, यहाँ पर ये गन है, ठीक है, एक गन है, इसने बुलेट फायर करी, तो ये बुलेट क्या होगी, बुलेट पे एक फोर्स लगेगी। मैं यहाँ आपको ऐसे समझाता हूँ, बुलेट पे एक फोर्स लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बी बाई गन, ठीक। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि इस गन पर भी एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाई बुलेट। ये होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ये हुआ है कि अब हमें न्यूटन लॉ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ हमको समझ में आ गया कि भैया बुलेट पे फोर्स लगी तो बुलेट ने फोर्स हमारे ऊपर लगा दी। अब कुछ बच्चे यहाँ दिमाग लगाएंगे, अगर मैं इसको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ बॉडी मान लूँ, इस गन और बुलेट के सिस्टम को, इसको एक सिस्टम मान लूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे सर कैसे नहीं आ रहा है, ये बुलेट पहले इस गन के अंदर थी, वो देखो उसके अंदर वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम तो चेंज हो गया। बच्चों वही तो बात है, इस बुलेट में जितनी वेलोसिटी आगे की तरफ आई है, कुछ इक्विवेलेंट वेलोसिटी इस गन में पीछे की तरफ भी तो आ गई है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक उधर +3 हुआ तो इधर -3 भी तो हो गया, उसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही है मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। बात समझे कि किसी भी सिस्टम का आइसोलेटेड का मतलब होता है दुनिया से बिल्कुल अलग कर दो उसको, बाहर से कोई मतलब नहीं है, आइसोलेट कर दो। आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम में चेंज नहीं होता। अब कोई बच्चा यहाँ दिमाग लगाएगा कि सर हमने ट्रिगर पे तो फोर्स लगाई थी तो एक्सटर्नल फोर्स तो होगी। बच्चों जब तुमने फोर्स लगाई, ये इवेंट उसके बाद के हैं, जिस समय ये सब हो रहा है उस वक्त तो ट्रिगर तो पहले दबा दिया होगा ना, कुछ नैनो माइक्रोसेकंड बाद ये सब होगा। तो हम उस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ना कि इसकी। बात समझ गए। तो ये आपको समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे। मैंने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन थर्ड लॉ का ही एक दूसरा पहलू है। बात समझ में आया कि दोनों ही इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। ऐसा नहीं होगा कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा हो और न्यूटन थर्ड लॉ ना अप्लाई हो रहा हो, या न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा हो और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना अप्लाई हो रहा हो, दोनों ही एक ही बात। अब यहाँ पर जिस मोमेंटम की बात करी जाती है वो लीनियर मोमेंटम होता है। ये आपको दिख रहा होगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात करी जा रही है, यहाँ एंगुलर या रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मोशन स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है। एक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो हम लोग जब रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ लीनियर मोमेंटम समझ गए। अब कहोगे सर इसकी एनालिसिस क्या करनी है, इसकी एनालिसिस ऐसे करनी है कि लेट, यहाँ पर समझो, let force acting on bullet
या फोर्स एक्सर्टेड लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होगी। फोर्स एक्सर्टेड ऑन बुलेट बाई गन एफ बी जी, बी जी का मतलब फोर्स ऑन बी बाई जी या गन इज इक्वल टू एफ मान लेते हैं। उसी तरीके से एफ जी बी क्या होगा बच्चों, ये बताओ। फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाई बुलेट, ये बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहती है कि ये फोर्स होगी माइनस का एफ, हो जाएगी कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। भाई इस पर ये फोर्स अगर एफ है तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस का एफ। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो कहता है कि बुलेट पे फोर्स एफ लगेगी तो अपोजिट और इक्वल फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगी। ये यहाँ पर यही लिख दिया। और दोनों ही फोर्सेस सेम इंस्टेंट पे लगेंगे। मान लो इस पूरे इवेंट को होने में डेल्टा टी टाइम लगता है, छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। बात समझे? तो पहले इसको देखो, फिर मैं आगे जो बताना चाहता हूँ वो समझते हैं। देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये सब। कहाँ गन बुलेट और सब कुछ तुमको पढ़ने को आ रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या पढ़ लिए तुम, गन बुलेट और इन सब की मैकेनिक्स भी सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, क्या बताने जा रहा था ये समझो। बताने ये जा रहा था कि हमें ये प्रूफ करना है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लीकेबल है। क्योंकि हमने अभी समझा था कि न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है सिस्टम का, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से फोर्सेस नहीं लग रही। तो देखो एक यहाँ पर मैं लाइन लिखता हूँ, बिफोर फायरिंग, मतलब कि आपने अभी आपकी बुलेट गन के अंदर ही है, आपने फायर नहीं करी है। बिफोर फायरिंग, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम कौन सा है, ब्रैकेट में गन प्लस बुलेट, यही तो सिस्टम है। कह दोगे हाँ सर, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का होगा जीरो। कह दोगे सर कैसे? भैया एक बात बताओ, गन भी तुम्हारी रेस्ट पे है, अंदर जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे है, ठीक है। तो मास उन दोनों का जो भी उसको छोड़ दो, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे जीरो वेलोसिटी से तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। सिंस बोथ आर एट रेस्ट, ये मानते हो कि नहीं? कह दोगे बिल्कुल सर। आफ्टर फायरिंग लेट फोर्सेस एक्ट फॉर टाइम डेल्टा टी टाइम के लिए फोर्स लग रही है। तो याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पढ़ा था। एक ये स्टेटमेंट याद आ रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? या इसको dp बाई dt याद आया कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल पढ़ा था। अब यहाँ पर अगर मैं फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले रहा हूँ कि भाई इतने टाइम के बीच में ये सब कुछ हो गया डेल्टा टी में, तो यहाँ पर जो फोर्स, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ फॉर बुलेट की बात करूँ, तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मैं इनिशियल मोमेंटम ऐसे दिखा रहा हूँ, बुलेट का इनिशियल मोमेंटम ये होगा जीरो। कह दोगे सर बिल्कुल होगा, भाई बुलेट भी तो रेस्ट में थी फायरिंग से पहले, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया। बाद वाला मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा पी बी और एफ से डिनोट करता हूँ, एफ यानी फाइनल, ये हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी, हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर ये कहाँ से आ गया? भाई ये देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ एफ इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ठीक। तो फाइनल तो ये हो गया पी बी एफ, यहाँ पर रखो पी बी एफ, इनिशियल क्या हो गया जीरो, तो पी बी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये हो जाएगा पी बी, बुलेट के लिए बात कर रहे हैं ना, पी बी एफ माइनस जीरो अपॉन डेल्टा टी।
तो PBF यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना आ गया, F इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर F की जगह ये भी लिख सकते हो FBG, लेकिन उसको हमने F मान लिया है। यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या मान लिया है, F मान लिया। उसी तरीके से FG भी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाय द बुलेट, एक्साइटेड ऑन गन बाय द बुलेट, माइनस का F हो जाएगा। और दोनों ही कितने टाइम के लिए लग रही हैं, डेल्टा टी के लिए। तो यहाँ पर ये लिख लिया। इसको एक बार देख लो शुरुआत से, फिर मैं आगे बताता हूँ। मैं क्या बताने जा रहा हूँ बस ये समझो कि भैया अगर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लीकेबल है, अगर हमने मान लिया है कि इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल होगा। बस शर्त यही होनी चाहिए कि बाहर से जितनी फोर्सेस हैं वो सब जीरो हो, बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो। तो पहले हमने क्या करा, पहले फोर्सेस मान ली F और माइनस F, ये समझ गए। फिर हमने क्या करा, फिर हमने निकाला कि भैया दोनों ही पहले रेस्ट में थे, तो इनिशियल मोमेंटम चाहे वो बुलेट का हो या गन का हो वो क्या होगा, जीरो। या पूरे सिस्टम का भी ले ले, बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जीरो। आफ्टर फायरिंग क्या होगा कि मान लेते हैं फोर्सेस डेल्टा टी टाइम के लिए लग रही हैं, तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। या हम लोग डेल्टा टी टाइम के लिए देखें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम अगर मैं बुलेट के लिए बात करूं तो वो ले लेता हूं PBF, F यानी फाइनल माइनस जीरो अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, PBF इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर मैं इसको वेक्टर से दिखा देता हूँ। ये सारी फोर्सेस जो है ये वेक्टर से दिखाओ, ठीक है। ये वेक्टर इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और निगेटिव साइन ले लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया। देखो उधर वाली प्लस इधर वाली माइनस, तो यहाँ पर मैं लगाता नहीं हूँ, इसको वेक्टर नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले ही क्या कर दिया है, पहले ही प्लस और माइनस साइन ले लिए मैंने, ठीक है। तो PBF की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इंटू डेल्टा टी। तुम बात समझ में आ रही है, मैंने यहाँ पर ये वेक्टर क्यों हटा दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने प्लस साइन ऑलरेडी ले लिया, और इस वाली फोर्स के लिए जो इधर साइड जा रही है, जो गन पे लग रही है, उसके लिए माइनस ले लिया। तो मुझे यहाँ पर वेक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये देख लो, ये इतनी छोटी छोटी बातें वो तभी समझ में आएंगी जब आपने पुराने लेक्चर सही से समझ लिए होंगे, ठीक है। देख लिया, जिस तरीके से हमने बुलेट के लिए करा है उसी तरह से ये गन के लिए करना है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, बुलेट नहीं, बुलेट तो निकाल चुके हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ज़ीरो। इसको हम ऐसे लिख दें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन ये क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन मतलब फायरिंग के बाद फाइनल मोमेंटम हो जाएगा PGF। और जिस तरीके से यहाँ पर फाइनल मोमेंटम आया था, देखो प्लस F डेल्टा टी, वहाँ पर फाइनल मोमेंटम आ जाएगा माइनस का F डेल्टा टी। कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा भाई, वो अपोजिट डायरेक्शन में फायरिंग हो रही है तो माइनस का F। अब अगर मैं आपसे कहूँ टोटल फाइनल मोमेंटम का मतलब है PF की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, PBF यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन हो जाएगा कि नहीं। अगर PBF है तो ये आया था F डेल्टा टी, और ये कितना आया था, ये आया था माइनस का F डेल्टा टी। ये दोनों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, F डेल्टा टी माइनस ये जीरो आ गया। तो देखो फाइनल मोमेंटम क्या आ गया, जीरो। इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो, और फाइनल मोमेंटम भी कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब जो सिस्टम का पहले मोमेंटम था वही बाद में मोमेंटम है। तो अब उस पूरी कहानी समझ में आई, हम लोग ये कर क्यों रहे थे। एक बार फिर से देख लो, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यही बताने की कोशिश कर रहा है। और हमने क्या माना इस बुलेट और गन के एग्जाम्पल में, ये माना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लीकेबल है। मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, फिर से सुन लेना। अगर ये बुलेट फायर करेगा तो बुलेट पे जितनी फोर्स लग रही होगी उसकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गन पे लग रही होगी, जिसको रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं, गन का पीछे आना, ठीक है। तो मैंने क्या माना, फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाई गन इज इक्वल टू F, फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाई बुलेट इज इक्वल टू माइनस का F, ठीक। ये समझ गए कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब मैंने क्या बताया
कि इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का गन और बुलेट का मिला के कितना हो गया, 0। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम के लिए लग रही है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, तो फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, यही तो हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम बुलेट के केस में कितना होगा, PBF माइनस इनिशियल उसका 0 है क्योंकि रेस्ट पे डेल्टा टी, तो फाइनल मोमेंटम बुलेट का कितना आ गया, प्लस F डेल्टा टी। उसी तरह से गन के लिए जो फाइनल इनिशियल मोमेंटम गन का भी 0 था क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, फाइनल मोमेंटम गन का कितना होगा, गन बता रहा हूँ, गन का कितना होगा, माइनस F डेल्टा टी। जब मैं टोटल फाइनल मोमेंटम निकालूंगा पूरे सिस्टम का तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 0। कह दोगे सर इतनी गणित बताने का मतलब क्या था, जो आपने स्टेटमेंट कह दिया वो तो हमें समझ में आ ही गया। बच्चों स्टेटमेंट तो समझ में आ गया, अब मैं बताने जो जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ये जो बुलेट है ये गन के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, इसका मास कम होगा, मान लेते हैं इसका मास कुछ होगा, लेट सपोज 20 ग्राम होगा इसका मास, ठीक है। और ये जो आपकी गन है मान लेते हैं 250 ग्राम्स की, ठीक है, 250 ग्राम की। अब कोई यहाँ पर बच्चा दिमाग लगाएगा, कहेगा सर जब ये बुलेट फायर करी तो बुलेट इतनी तेजी से आगे गई लेकिन गन तो उतनी तेजी से पीछे गई नहीं, क्योंकि गन इतनी तेजी से पीछे जाएगी तो पीछे वाला बंदा भी मर जाएगा बात समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुलेट का मास बच्चों कम है और मोमेंटम की डिफिनीशन सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो मास पर भी करती है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसका मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बुलेट के मास इंटू वेलोसिटी को, और जब गन के मास इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, बस एक का साइन पॉजिटिव आएगा एक का साइन निगेटिव आएगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर मोमेंटम क्या आ जाए, 0। यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। बात समझ में आ रही कि नहीं, कि तुमने भाई अब ऐसे देखा जाए, जब तुम कोई स्टोन ऐसे फेंकते हो तो तुमने जब स्टोन पर फोर्स लगाई तो स्टोन जो तुमने पत्थर फेंका है उसने भी तुम्हारे ऊपर उतनी ही फोर्स लगे, लेकिन पत्थर तो बहुत आगे चला जाता है, तुम वहीं के वहीं रहते हो। क्यों ऐसा होता है? अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे कि तुम तो ज़मीन पे हो, फ्रिक्शन भी लग रहा है, उसको अभी छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए भी तुम्हारा मास बहुत ज़्यादा है स्टोन के कंपेरिजन में, तुम पे जो वेलोसिटी इम्पार्ट होगी, मोमेंटम इम्पार्ट होगा स्टोन के आगे जाने की वजह से, वो बहुत कम होगा, जो वेलोसिटी होगी बहुत कम होगी। बात समझ? तो यही है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें मैं एक दो बातें और करूँगा, बस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखा न्यूटन। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब सोच कैसे लेते थे, ऑब्वियसली बात है दिमाग से ही, लेकिन रील के ज़माने अगर उस वक्त होते तो शायद ये सब थ्योरी ना होती। क्यों? चलो बहुत ज्ञान की बातें हो गई। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इफ फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कह दोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक बात और करने जा रहा हूं। बात क्या करना चाह रहा हूं? लेट टू ऑब्जेक्ट्स, लेट टू बॉडीज ऐसे कह लेते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी जो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल लिए थे भाई, ए एंड बी एक्साइटिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन लगा रही हैं भाई। ठीक है, दो बॉडीज हैं, सिस्टम ऑफ बॉडीज हैं। ठीक है, एक बॉडी है ए, ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा है बी। ये एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम यानी कि जब हम बात करेंगे तो इन दोनों की बात करेंगे। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि ए पर जो फोर्स लग रही थी, जैसे अभी हमने पहले देखा तो वो क्या थी, एफ ए बी, यानी फोर्स एक्सर्टिंग ऑन ए बाई बी। बी का एक्शन है इस पर। और बी पर जो फोर्स लग रही थी वो क्या थी, फोर्स एक्सर्टिंग ऑन बी बाई ए। ठीक है, ये एक्शन ये रिएक्शन। एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, या मैं शायद बता भी चुका हूँ, मुझे ध्यान नहीं, कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर फोर्स एक्शन है या कोई पर्टिकुलर फोर्स रिएक्शन है, उन दोनों को नाम उनके इंटरचेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिचुएशन में देख रहे हो। जैसे अब यहीं पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं एफ बी ए को एक्शन मान लूँ, यानी कि ए बी पर फोर्स लगा रहा है, एफ बी ए, तो ये जो एफ ए बी होगी वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ए पर रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं ये मान लूँ कि बी ए पर फोर्स लगा रहा है तो एफ ए बी क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, और एफ बी ए क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इंटरचेंज कर सकते हो।
क्योंकि ये तो हमको पता ही है कि ऐसा नहीं होता कि एक्शन पहले आया रिएक्शन बाद में आया, दोनों सेम टाइम पे आते हैं। चलो वो सब बातें हो चुकी हैं। अब मैं मान लेता हूं कि भाई इन दोनों पे फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो ए पर जब फोर्स लगेगी तो ए का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं? भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब फोर्स लगेगी तो मोमेंटम तो चेंज होगा। ऐसे ही बी पर जब फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, लेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, लेट फाइनल मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए डैश, मतलब इनिशियल पी ए है और फाइनल कितना है? पी ए डैश है। तो सही से लिख देता हूँ, पी ए और पी ए डैश। कह दोगे सर ये क्यों कर रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा, ये सारी गणित समझ में आ जाएगी। तुम कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो यहाँ पर रेस्ट पे दिख रहा है। ऐसा नहीं, मैं जिस इंस्टेंट पे इसको देख रहा हूँ, जिस समय हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस समय ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। हो सकता है ए जो ऑब्जेक्ट है इधर से आ रहा हो और बी इधर से आ रहा हो, मतलब दो, या ऐसे समझ लेते हैं दो बास्केटबॉल हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं ऐसे, या दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं, दोनों टकरा जाते हैं, ऐसे कोलाइड कर जाते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो कोलिजन थ्योरी पे, ये आगे चल के अभी पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी पे बहुत अच्छा अप्लाई होता है और वहाँ पर जितनी भी मैथमेटिक्स हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही आती। तो जब ये टकराएंगे तब क्या क्या होगा वो हमें समझना है। तो पहले हमने मान लिया कि कोलिजन से पहले जो इनिशियल मोमेंटम ए का था वो पी ए था, और कोलिजन के बाद जो फाइनल मोमेंटम है ए का वो है पी ए डैश। बात समझ गए? उसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम, लेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा? पी बी, एंड लेट फाइनल मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी डैश। कह दोगे सर ये कर क्या रहे हो? अभी सब समझ में आएगा। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, पहले सेकेंड लॉ लगाते हैं फिर थर्ड लॉ पे पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ भैया क्या कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो ए पर फोर्स लगेगी टकराने के बाद वो कितनी होगी? मान लें कोलिजन का टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, इतने टाइम में वो कांटेक्ट में रहते हैं, वो कितनी फोर्स होगी? एफ ए बी, मतलब जब टकराए ये दोनों एक दूसरे में कोलाइड करे तो जो टाइम इंटरवल था जितने में वो कांटेक्ट में वो डेल्टा टी टाइम इंटरवल, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या है? एफ ए बी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ए के लिए जो फोर्स लग रहा होगा एफ ए बी वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी ए डैश यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। कह दोगे सर बिल्कुल होगा। तो यहां से अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो पी ए डैश माइनस पी ए, ये क्या आ जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगी एफ ए बी डेल्टा टी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। उसी तरीके से सिमिलरली फॉर बी के लिए अगर मैं एफ बी ए निकालूं, बी ए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी। हो जाएगी कि नहीं? अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा? पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू एफ बी ए डेल्टा टी। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको देखो फिर मैं आगे बताता हूँ ये बताना क्या चाह रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इसके बाद। देख लिया, यानी कि फोर्स जो ए पर लग रही है वो कराएगी ए का मोमेंटम चेंज, और जो बी पर लग रही है वो कराएगी बी का मोमेंटम चेंज। कह दोगे सर बिल्कुल। तो यहां से मैं बात कर रहा हूं, अब अगर मैं लगाऊं न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई जो ए पर फोर्स लग रही है और जो बी पर फोर्स लग रही है वो इक्वल और अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? कह दोगे सर बिल्कुल होंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा एफ ए बी डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एफ बी ए डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं। और अभी हमने कैलकुलेट करा कि जो एफ ए बी डेल्टा टी है वो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, और एफ बी ए डेल्टा टी है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का पी बी डैश माइनस का पी बी। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई है, इस पर अभी हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, अगर ये माइनस में अंदर लेके जाऊँ तो ये माइनस का पी बी डैश हो जाएगा, डैश वाले सारे टर्म एक साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा पी ए डैश, और ये माइनस का पी बी डैश इधर ले गए तो ये हो जाएगा पी बी डैश प्लस का इज इक्वल टू ये माइनस का पी ए उधर लेके जाओ, सारे ए और बी वाले टर्म एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा पी बी। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। देखो पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ये फाइनल मोमेंटम, सॉरी पी ए डैश और पी बी डैश क्या है फाइनल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। इन दोनों को जोड़ने पे क्या पता चलता है, इन दोनों को जोड़ने पे पता चलता है कि भैया ये पूरे पूरे सिस्टम के फाइनल और इनिशियल फाइनल मोमेंटम है, ये हो गया पी एफ, और ये क्या है पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है पी आई, यही तो यहां से हमें एक चीज निकल के आई, क्या निकल के आई, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। कह दो कि सर ये तो पहले भी प्रूफ करा चुके हो, ये बार बार क्यों प्रूफ करवा रहे हो, अभी सब समझ में आ जाएगा, बेकार में गुस्सा मत करो। तो ये हो जाएगा पी एफ इज इक्वल टू पी आई, ये हम लोगों ने निकाल दिया। कह दो कि सर ये समझ गए हम, भाई ये पी ए डैश प्लस पी बी डैश फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कोलिजन के बाद, और पी ए प्लस पी बी कोलिजन से पहले का मोमेंटम। तो यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इस इक्वेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे पहले वाली ये वाली इक्वेशन। ये इक्वेशन ये बताती है, देखो ये क्या है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, और ये क्या है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। ये इक्वेशन कहती है कि भैया ए और बी का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट होंगे उनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उनका मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन जब हम उन सबको जोड़ देंगे तो टोटल मोमेंटम जो पहले था वही बाद में आना चाहिए। बात समझे? तो ये इक्वेशन कह रही है कि भैया चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ए और बी टकराएंगे तो टकराने कोलिजन के बाद ए पीछे जाएगा, बी आगे चला जाएगा, इधर साइड चला जाएगा, तो दोनों के मोमेंटम में चेंज आएगा। लेकिन इनका चेंज ऐसा होना चाहिए कि अगर ए में +3 का चेंज आया है तो इसमें -3 का चेंज आना चाहिए। उन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो चेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया इंडिविजुअली पार्टिकल या बॉडीज का चेंज हो सकता है, लेकिन उनको कंबाइन करने पर मोमेंटम चेंज नहीं दिखना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा हूं मैं, एक यहां पर पॉइंट लिखने वाला हूं, मोमेंटम चेंज इन ए is equal and opposite to momentum change in B। यही तो लिखा हुआ है। ए में जो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल वो बी के चेंज के बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल। बस क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस। तो बी का मोमेंटम चेंज होगा तो इस डायरेक्शन में, ए का चेंज होगा तो इस डायरेक्शन में। एक होगा +3, दूसरा होगा -3। 3 में एक नंबर ले रहा हूँ, जब कैलकुलेशन करोगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही। उन दोनों को जोड़ने पर प्लस माइनस क्या हो जाना चाहिए, 0। बात समझ? और ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको प्रूफ कर रही है कि भाई जब हमने सब कुछ कैलकुलेशन कर ली तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर आ रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के देखा गया है। ठीक, ये था बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पूरा कहानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसको फिर से देख लो एक बार शुरुआत से।
हम लोगों ने बुलेट और गन का एग्जाम्पल लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन समझ लिया हम लोगों ने पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा के देखा कि भाई अगर न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट ऑन कोलिजन, ठीक है। तब हमें पता चला कि भैया मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिस्टम की इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का मोमेंटम भी ना चेंज हो, वो चेंज हो सकता है, लेकिन उन सबको जोड़ने पर यही दिखना चाहिए कि टोटल मोमेंटम बिफोर द जो भी इवेंट है इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द इवेंट। बात समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से ये भी प्रूफ होकर आ गया, मोमेंटम चेंज इन ए इज इक्वल एंड अपोजिट टू मोमेंटम चेंज इन बी। बात समझ गए? ये पॉइंट देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आर इक्विवेलेंट, बोथ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। अब एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए, सर अभी तक आप क्या करते आ रहे हो कि आप न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड मान रहे हो और कंजर्वेशन प्रूफ करके दिखा रहे हो, इसका उल्टा नहीं कर सकते हो, ये तो तुम्हारा होमवर्क है, तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि भाई जैसे अभी हम लोगों ने बुलेट और गन का ही एग्जाम्पल लिया, अगर मैं आपको छोटा सा करके दिखाता हूँ, ये आप अपने आप करना। भाई मैंने क्या कह दिया कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, मैं आपको करके दिखाता हूं, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है। ये कितना था, बुलेट पे जो फोर्स लग रही है वो क्या थी। अब यहां पर एफ और माइनस एफ ना लेना, क्योंकि हमने अभी माना ही नहीं कि न्यूटन लॉ अप्लीकेबल है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये क्या थी, फाइनल मोमेंट, ये फोर्स कितनी थी, एफ बी जी, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाई गन, और ये कितनी होगी, एफ डेल्टा टी होगी कि नहीं, फाइनल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, ये कितनी होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाई बुलेट, ये हो गई डेल्टा टी। और मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, ये हो जाएगा पी एफ, हो जाएगा कि नहीं, पी एफ हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ, और इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, फाइनल मोमेंटम कितना है, एफ बी जी डेल्टा टी प्लस एफ जी बी डेल्टा टी, हो गया कि नहीं। इसको उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी जी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का एफ जी बी डेल्टा टी, दोनों साइड डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आ गया, एफ बी जी इज इक्वल टू माइनस का एफ जी बी। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं कि फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाई गन या एक्सर्टेड ऑन बुलेट बाई गन इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाई बुलेट। देखो हमने पहले क्या मान लिया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था, फाइनल मोमेंटम ये था, जब दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये देखो वो सॉल्व हो गया। तो दोनों ही इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, उसमें कोई जो है सेकंड ओपिनियन नहीं, दोनों ही सेम बातें कर रहे हैं। और ये कहाँ से आ गया, ये सब समझा चुका हूँ मैं पहले भी कि भैया बुलेट का जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो इनिशियल मोमेंटम 0 से, ये सब मैं बता चुका हूँ। यह अपने आप करना, ये क्या है, ये है आपका, अरे स्क्रीन हिल गया, हाँ ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब तो मैंने करा ही दिया, अब क्या होमवर्क करोगे, ये HW है, ठीक। तो हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ समझ लिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ लिया, बहुत कुछ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कि एक रॉकेट कैसे ऊपर उठे जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।